हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर प्लान डेवलपमेंट यानी नियोजित विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित मैंने फर्स्ट वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में हम आज के सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया है या किन चरणों से होकर अपनाया गया। भारत का जो आर्थिक नियोजन है इसका इतिहास क्या रहा है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि भारत में जो प्लान कमीशन यानी योजना आयोग जो अपनाया गया उसके क्या लक्ष्य हैं, योजना आयोग है क्या। साथ ही 5 ईयर्स प्लान को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान और सेकंड 5 ईयर्स प्लान को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर एक जो बॉम्बे प्लान जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको इन सभी टॉपिक्स को आसान शब्दों में क्लियर करना है, आसान शब्दों में समझना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक्स को लेकर तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम भारत का जो आर्थिक नियोजन है उसके इतिहास के बारे में, छोटा सा इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास देखिए। तो सबसे पहले देखिए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रीय योजना समिति की, ताकि जो है देश का आर्थिक रूप से विकास किया जा सके, तो इसका सबसे पहले स्थापना किया गया। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो है योजना आयोग यानी प्लान कमीशन को डायरेक्ट स्थापित नहीं किया गया था। कभी आप सोचें कि भारत का विकास, स्वतंत्रता के बाद भारत का जो है आर्थिक विकास करने के लिए डायरेक्ट 5 ईयर्स प्लान को अपना लिया गया या फिर प्लानिंग कमीशन को अपना लिया गया। प्लानिंग कमीशन जो है कई चरणों से होकर स्थापित हुआ है। ओके दोस्तों, उनमें से जो है एक ये है राष्ट्रीय योजना समिति जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ओके, इस समिति की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था। इसका उद्देश्य था नए उद्योगों की स्थापना के लिए और मौजूदा लोगों के विकास के लिए तरीके और साधन प्रदान करना। ठीक है, ये जो नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनके लिए साधन स्थापित करना और मौजूदा जो लोग हैं उनके विकास के लिए तरीके और साधन प्रदान करना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना, इसका जो था प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीय योजना समिति का प्रमुख उद्देश्य था स्टार्टिंग में। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए 1942 में दूसरा योजना आया आर्थिक विकास करने के लिए। 1942 में पूंजीपतियों के कुछ समूहों ने आर्थिक विकास समिति का गठन किया। इस समिति ने ही प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, बॉम्बे प्लान 1944 तैयार किया। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। ओके दोस्तों, 1942 में जो ये आर्थिक विकास समिति का गठन किया गया था पूंजीपतियों द्वारा, और इस समिति ने ही फिर बाद में क्या किया, बॉम्बे प्लान जो कि काफ़ी फेमस है, बॉम्बे प्लान 1944 को तैयार किया। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो नियोजन का तरीका लिया गया है ये वो बॉम्बे प्लान से ही लिया गया है और सोवियत संघ के मॉडल से लिया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 में आया था, ये भी याद रखना है आपको। ओके दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बॉम्बे प्लान देखिए क्या था। बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि 1944 में यह आया था। एक नंबर में भी पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो 1944 में। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको ये पूरा 3 लाइन लिखना पड़ेगा। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। जो उद्योगपति थे उन्होंने जो है भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि भारत में कुछ भी जो नीतियाँ अपनाई जाएगी या जो अर्थव्यवस्था वो एक नियोजन के अनुसार चलाया जाए और वो भी सरकार द्वारा चलाया जाए। ठीक है, तो इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो है बॉम्बे प्लान का उद्देश्य को भी अच्छे से समझना है कि बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हो और इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य देखिए क्या था इसका। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। पहला उद्देश्य ये था कि जो औद्योगिक क्षेत्र है और आर्थिक निवेश का जो क्षेत्र है इसमें जो है सरकार द्वारा जो है बड़ा कदम उठाया जाए, ताकि जो है देश विकास के रास्ते पर चल सके। ओके,
और दूसरा इसका उद्देश्य है ताकि देश में जो विकास किया जा रहा है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, सरकार द्वारा नियोजन का तरीका अपनाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये जो था इसका उद्देश्य था बॉम्बे प्लान का। ओके फ्रेंड्स, उद्योगपतियों के अलावा दक्षिणपंथी समूह या दक्षिणपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा के लोग भी चाहते थे कि देश में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, सब कुछ जो है नियोजन के अनुसार किया जाए और सरकार द्वारा यह जो है नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। तो दक्षिणपंथी समूह क्या थे? दक्षिणपंथी समूह एक ऐसी समूह थी जो खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, जिसमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, सरकार का जो इंटरफेयर है वो कम से कम हो। ओके दोस्तों, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था जो हमने पढ़ा था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसका समर्थन करती थी ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। और वामपंथी ऐसे समूह थे जो गरीबों का समर्थन करते थे, कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करते थे, वंचित वर्गों का समर्थन करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों समूहों ने जो है नियोजित अर्थव्यवस्था का भी समर्थन किया। ओके दोस्तों, तो ये तीनों पॉइंट जो है बॉम्बे प्लान से संबंधित आपको याद रखना है। एक तो बॉम्बे प्लान क्या था, कब आया और उद्देश्य क्या है उसका, और इसका समर्थन किन समूहों ने किया, ये तीनों जो है आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए कौन सा समिति आया आर्थिक नियोजन का। इसके बाद महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरणा, महात्मा गांधी की जो आर्थिक विचारधारा थी उससे प्रेरित होकर श्री मन्ना रायण ने 1944 में एक योजना तैयार किया और उस योजना का नाम क्या था? गांधीवादी योजना था। क्योंकि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था इसीलिए इस योजना का नाम भी गांधीवादी योजना नाम रख दिया गया और ये जो है 1944 में आया। तो इसका उद्देश्य देखिए क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं उसका विकास करना था। इसका उद्देश्य है एक विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर कृषि समाज का विकास करना था। विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यानी किसी के निजी हाथों में नियंत्रित ना हो। विकेंद्रीकृत मतलब किसी भी तरह का कार्य एवं शक्तियां जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर या एक समूह के हाथ में केंद्रित ना होकर सभी के हाथों में विकेंद्रीकृत होना चाहिए, जिससे क्या होगा? समाज का विकास होगा। तो इस नीति का जो था, इस योजना का, गांधीवादी योजना का यही उद्देश्य था, कुटीर उद्योगों का विकास करना और इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर कृषि समाज का विकास करना था। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए 1946 में आंतरिक सरकार का गठन हुआ जिसमें नियोजन एवं विकास की समस्या के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकारी योजना समिति की स्थापना की गई। तो 1946 में भी एक योजना का स्थापना किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, जेपी नारायण द्वारा एक योजना सर्वोदय योजना के नाम से प्रकाशित की गई। तो जेपी द्वारा भी 1950 में योजना बनाया गया। इस योजना के कुछ अंशों को सरकार ने अपनाया परंतु योजना को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। जो सर्वोदय योजना था जयप्रकाश नारायण द्वारा जो लाया गया था, इसके जो कुछ अंश थे, जो कुछ अच्छी बातें थे, उसको सरकार द्वारा अपनाया गया परंतु इस योजना को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया। ओके दोस्तों, तो आर्थिक नियोजन के जो थे भारत में कई समितियां आई, कई योजनाएं आई, कई प्लान्स आए, जैसे बॉम्बे प्लान आया और फिर राष्ट्रीय आर्थिक समिति भी आया और गांधीवादी समिति भी आया और ये सर्वोदय योजना। तो ये सब योजना तो आया आर्थिक नियोजन करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए भारत में, लेकिन ये जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए एक बॉम्बे प्लान को छोड़कर। बॉम्बे प्लान जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सफल भी रहा है, जिसके कारण बॉम्बे प्लान बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, और बॉम्बे प्लान से जो है भारत में नियोजन का तरीके को अपनाया गया है। ओके दोस्तों, तो इन सब के बाद जो है बाद में स्वतंत्रता के बाद जो है 1950 में योजना आयोग आता है। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन आता है। तो प्लानिंग कमीशन देखिए क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। देखिए प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ये डेट याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्लानिंग कमीशन। जो ऊपर हमने पढ़े बहुत सारे जो योजनाओं को पढ़ा, उन सब के बाद जो है अंत में योजना आयोग को अपनाया गया। तो इसकी स्थापना पहले याद रखें आप। ठीक है, मार्च 1950 में भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले प्रधानमंत्री जो ये थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? प्लानिंग कमीशन की। तो ये भी याद रखना है आपको। ओके, इसके बाद देखिए योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक निकाय मतलब इसका जो है संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।
ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम इसे असंवैधानिक निकाय कह रहे हैं योजना आयोग को। ओके, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके बाद देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई थी योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की। योजना आयोग की स्थापना देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजनाओं को तैयार करने और उन्हें प्रभावी ढंग से और संतुलित तरीके से उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों का सुझाव देने के उद्देश्य से की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत में जो संसाधन उपलब्ध है, भारत तो संसाधनों वाला देश है ही, तो भारत में जो संसाधन है उन संसाधनों को जो है भविष्य में अच्छे से प्रयोग करने के लिए और उनके लिए जो है अच्छे से नीतियां निर्माण करने के लिए, भारत में आर्थिक नियोजन के नीतियों को, आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो अच्छे से आर्थिक विकास किया जा सके, रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए जो है क्या किया गया था, योजना आयोग का स्थापना किया गया था भारत में। ठीक है दोस्तों, और जो भारत में जो संसाधन उपलब्ध है उनका उचित तरीके से क्या किया जाए, उपयोग किया जा सके। ओके, इसके बाद देखिए योजना आयोग के माध्यम से देश में मौजूद विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, सामाजिक आर्थिक समस्याओं यानी आर्थिक समस्याओं को और गरीबी, बेरोजगारी, इन सबको दूर करने के लिए योजना आयोग के द्वारा क्या चलाया गया, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान चलाया गया। ठीक है, 5 ईयर्स प्लान जो प्रणाली था इसको चलाया गया, पंचवर्षीय योजना को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजना को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, तो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को चलाया गया। इसके बाद देखिए अप्रैल 1951 में योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो 1951 से 1956 की अवधि तक चली। अब इसको हम, ये जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी योजना आयोग द्वारा, पंचवर्षीय आ रहा है ना पहले शब्द में, तो हम पंचवर्षीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो योजना होता है पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए होता है। आप इसमें गैप देख सकते हैं 1951 से लेकर 1956 तक, 5 वर्ष के लिए गैप है ना, 5 साल का, तो 5 साल के लिए होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई कब आई, 1951 में आई, और समाप्त कब हुआ, 1956 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 1951 से लेकर 2017 तक भारत सरकार ने भारत में कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। 1951 से लेकर भारत सरकार ने कितने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया अब तक, 12 पंचवर्षीय योजनाओं का। ठीक है, लास्ट जो था 2017 में समाप्त हो गया। और फिर इसके बाद जो है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसके स्थान पर योजना आयोग को अपडेट करके नीति आयोग नाम रख दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है फिर। ठीक है, तो 2015 में नीति आयोग आ जाता है, तो ये जो लास्ट वाला है 17 में समाप्त होता है और नीति आयोग लागू हो जाता है। तो इस अवधि में कुल जो है कितने पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया भारत में। ठीक है दोस्तों, और फिर इन 12 के बाद नीति आयोग आ गया। तो इसको भी याद रखना है आपको कि टोटल जो है कितने पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लाई गए थे। ओके दोस्तों, भारत में जो योजना आयोग अपनाया गया है, यह कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में योजना आयोग कहा जा रहा है और सोवियत संघ में ये कहा जाता था गोस्पलान, जो ये देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है ना, गोस्पलान योजना कहा जाता है सोवियत संघ में, और इसी से प्रेरित होकर भारत में क्या अपनाया गया, योजना आयोग का अपनाया गया, जिसकी स्थापना 1950 में की गई। तो आप इसको अच्छे से याद रखना इस पॉइंट को कि योजना आयोग जो है कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। और सोवियत संघ में जो योजना अपनाई गई उसे क्या कहते हैं, गोस्पलान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों योजना और पंचवर्षीय योजना क्या है और योजना और पंचवर्षीय योजनाओं के जो है लक्ष्य क्या होते हैं। तो योजना देखिए, हम देखिए किसी भी कार्य को करते हैं तो योजना बना कर करते हैं, प्लान के अनुसार करते हैं, ताकि अंत में जो है अपने गोल को प्राप्त कर सके। अब देखिए आप मान लीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप टाइम टेबल बनाएंगे, बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम प्लान करते हैं किसी भी कार्य करने के लिए। ठीक है, सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती है, आर्थिक नीति हो या फिर कल्याणकारी नीतियां हो, उन सबको जो है प्लान के अनुसार बनाया जाता है, ताकि जो है उससे जो है निश्चित समय में क्या किया जा सके, एक मतलब गोल को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जिस लक्ष्य के लिए उस नीति को बनाया जा रहा है। ओके,
योजना इस बात की व्यवस्था करती है कि किसी देश के संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष लक्ष्य होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में प्राप्त करना होता है। अब देखिए, कोई भी योजना बनाता हो, चाहे सरकार द्वारा बनाया जा रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा हो, चाहे देश का बजट तैयार किया जा रहा हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक निश्चित समय रखा जाता है और उस निश्चित समय में क्या किया जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, भारत में भी लक्ष्य प्राप्त करने का एक निश्चित समय होता है और यह निश्चित समय है 5 वर्ष का होता है। यह निश्चित समय कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान कहते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा भारत में जो है कुछ ऐसे लक्ष्य भी होते हैं जो 10 साल या 20 साल में प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसी योजनाओं का भी कभी कभी जो है भारत में निर्माण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, भारत में जो पंचवर्षीय योजना अपनाया गया है, 5 ईयर्स प्लान जो अपनाया गया है, उसके लक्ष्य क्या है? ये जो 5 ईयर्स प्लान अपनाया गया है, इसको अपनाने के लक्ष्य क्या है? इसके माध्यम से कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है भारत? तो ये जो है 4 हेडिंग है, इन चारों हेडिंग को आपको याद रखना है। समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। इसके बाद चौथा है समानता। तो इन चारों लक्ष्य को प्राप्त करना पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है? उद्देश्य है। तो इन चारों हेडिंग को आपको याद रखना है और इन चारों हेडिंग के आगे जो मैं बताऊंगा उसको भी समझना है आपको। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है, तो इन चारों को लिखना पड़ेगा हेडिंग के साथ। ओके, तो पहला है समृद्धि। तो समृद्धि मतलब क्या है? वृद्धि करना। वृद्धि किस में करना? पूंजी में करना, परिवहन, बैंकिंग, कृषि और फिर औद्योगिक, इन सब में क्या है? वृद्धि करना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। और इसका वृद्धि हम करेंगे कि तो क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, जीडीपी में वृद्धि होगा तो क्या होगा? भारत के आर्थिक विकास होगा, भारत जो है अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा। तो इसका क्या है? पहला जो लक्ष्य है समृद्धि, वृद्धि को प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो कई देश जो है ऐसे भी है जहाँ पर जो है औद्योगिकरण, कृषि के माध्यम से जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, कहीं पर उद्योग के माध्यम से, कहीं पर सेवा क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है, तो हर देश का जो है अलग अलग वृद्धि क्षेत्र होता है जिनके माध्यम से क्या होता है? देश की जीडीपी में वृद्धि होता है। ठीक है, तो जीडीपी में वृद्धि करना, भारत को आर्थिक रूप से विकसित करना, आर्थिक रूप से भारत का विकास करना, इसका सबसे पहला उद्देश्य है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का दूसरा लक्ष्य है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब जैसे अब पहला इसका जो लक्ष्य था कि समृद्धि, वृद्धि करना, सेवा क्षेत्र में, उद्योग, कृषि में वृद्धि करना ताकि जीडीपी का विकास हो। और दूसरा है आधुनिकीकरण। इन सब क्षेत्रों को, चाहे कृषि क्षेत्र हो या फिर उद्योग क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, इनको जो है आधुनिक तरीके से उपयोग करना, आधुनिक तरीके से इन सब में वृद्धि करना ताकि जो है जीडीपी जो है देश की निरंतर वृद्धि करती रहे और देश की अर्थव्यवस्था हमेशा जो है मजबूत रहे, निरंतर मजबूत बनती रहे। इसके अलावा देश की सामाजिक व्यवस्था को भी सुधारना, देश के समाज में जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो असमानता है, भेदभाव है आर्थिक रूप से, उन सब को मिटाना भी क्या है? आधुनिकीकरण में ही आएगा। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जैसे आप देखेंगे कृषि जो है परंपरागत पर ज़्यादा आधारित है भारत में, उसको क्या है? थोड़ा मॉडर्न बनाना, टेक्नोलॉजी द्वारा उसको मॉडर्न बनाना ताकि जो है ज़्यादा उत्पादन किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था में उसका ज़्यादा योगदान हो, जीडीपी का विकास करने में ज़्यादा योगदान हो सके। ठीक है, उद्योगों को भी मॉडर्न तरीके से अपनाना, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करना। ओके दोस्तों, तो इससे क्या होगा? देश की जो जीडीपी है निरंतर वृद्धि करती रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा लक्ष्य है पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भरता। भारत को जो है आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, विदेशी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जो विदेश से टेक्नोलॉजी मंगाते हैं उस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, पूंजी में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने जो है प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना जो है, भारत में जो कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना अपनाए गए, लेकिन पहले 7 पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? आत्मनिर्भरता पर जो है ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि मतलब जब भारत में खाद्यान्न संकट आया था तो उस टाइम क्या हुआ था? खाद्यान्न जो है अमेरिका से आयात करना पड़ा था, अमेरिका से मंगाना पड़ा था। तो ऐसी समस्याओं का जो है बार बार भारत को सामना ना करना पड़े, इसलिए क्या किया इसने? आत्मनिर्भरता पर क्या किया? ज़्यादा जोर दिया, ज़्यादा बल दिया। ठीक है दोस्तों,
खाद्यान्न संकट के समय 1960 के दशक में क्या किया गया था, केवल कृषि पर ही बल दिया गया था, लेकिन इसके अलावा भारत को जो टेक्नोलॉजी हो गया और फिर अन्य जो टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे वो आर्म्स से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, तो उन सब के लिए क्या करना चाहिए, भारत को स्वयं निर्माण करना चाहिए उन सब का, और भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ओके। पंचवर्षीय योजना का चौथा लक्ष्य है समानता। तो समानता यानी भारत में जो आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रहा है, तो उसका लाभ जो है सब तक पहुँचे, अमीर गरीब सभी वर्गों तक पहुँचे। ज़्यादा आर्थिक वितरण में जो है ज़्यादा खाई उत्पन्न ना हो, असमानता जो है आर्थिक रूप से असमानता ज़्यादा उत्पन्न ना हो, तो ये भी जो है देश के लिए एक समस्या बन सकती है। इसीलिए जो है आर्थिक समानता होना बहुत ज़रूरी है। अगर असमानता है तो वो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ ही जो है सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं यानी रोटी, कपड़ा, मकान, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं जो है सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये जो था भारत में पंचवर्षीय योजनाएं के 4 लक्ष्य थे। तो इन चारों लक्ष्य को जो है हेडिंग के साथ जो है आपको लिखना पड़ेगा। अगर लक्ष्य पूछे जाएंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य या उद्देश्य पूछे जाएंगे, तो इन चारों को आपको हेडिंग के साथ लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अभी हमने पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पढ़े। अब देखिए पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कब आई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में आया था। ठीक है। और 1956 में ये समाप्त हुआ था। 5 वर्ष का है, तो 1951 से 1956 तक रहा। ये आपको याद रखना है इसका टाइम, पहली पंचवर्षीय योजना का। ओके। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में क्या नीतियाँ अपनाई गई, किस पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले एक विशेषज्ञ के.एन. राज के अनुसार भारत को अगले 2 दशक तक अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी। तो के.एन. राज जो थे पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले एक विशेषज्ञ थे। तो इनका भी एक योगदान था इसको तैयार करने में, पहली पंचवर्षीय योजना को। तो इनका मानना था कि शुरुआत में जो है भारत को धीमी गति से विकास करना चाहिए। अगर तेज गति से करता है तो उससे जो क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। ओके दोस्तों, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया, कृषि पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, कृषि पर बल दिया गया। 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। क्योंकि विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था, कृषि पर ही पड़ा था। विभाजन हुआ तो क्या हुआ, खाद्यान्न संकट आ गया। काफ़ी लोग जो है खाने को नहीं मिल रहा था, काफ़ी लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्या हुआ, स्थानांतरण भी होना पड़ा था। ठीक है। तो इस खाद्यान्न पूर्ति करना जो था सबसे बड़ा उद्देश्य था, सबसे बड़ा कार्य था भारत के लिए उस टाइम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि खाद्यान्न संकट एक तरह से आ गया था उस टाइम, काफ़ी लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। विभाजन के समय आपको पता होगा कैसी हालत थी, कैसी भीड़ थी उस टाइम, काफ़ी लाखों लोगों को जो है स्थानांतरण होना पड़ा था। तो कृषि पर असर पड़ा था, इसीलिए जो है कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए। इसमें जो है निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए। देखिए, बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल जो उड़ीसा के महानदी पर है, ये उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है, ये जैसी विशाल परियोजनाएं लागू की गई। भाखड़ा नांगल बांध, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन करना और सिंचाई के साधन उपलब्ध करना, सिंचाई खेतों में जो है सिंचाई करना। ठीक है। तो भाखड़ा नांगल का निर्माण किया गया। विशाल परियोजनाएं इसी टाइम, पहले पंचवर्षीय योजना के टाइम ही किया गया। ठीक है। ताकि सिंचाई का विकास किया जा सके और कृषि में जो है वृद्धि किया जा सके, कृषि उत्पादन में। ओके दोस्तों, इसके बाद देश में भूमि की वितरण प्रणाली जो कृषि के विकास में बाधा थी को सुधारने के लिए भूमि सुधार पर बल दिया गया। इसे देश के विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता माना गया। देखिए कृषि में विकास करने के लिए क्या किया, भूमि जो वितरण प्रणाली थी या जो भूमि जिनका जो रुचि नहीं था कृषि करने में, जिनकी रुचि नहीं थी, उनसे जो है भूमि छीन लिया गया, भूमि सुधार किया गया स्वतंत्रता के समय, ताकि जो है कृषि सही तरीके से किया जा सके। भूमि की चकबंदी भी की गई। चकबंदी मतलब कि भूमि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे दूर दूर तक किसानों के, उन भूमि को क्या किया गया, एकजुट किया गया, ताकि किसानों को जो है खेती करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, और जिनके हाथों में अधिक से ज़रूरत से ज़्यादा भूमि थी, उनसे वो भूमि छीन ली गई और भूमि रखने की एक मतलब सीमा निर्धारित की गई। तो भूमि सुधार किया गया ताकि जो है कृषि में वृद्धि किया जा सके। ओके फ्रेंड्स,
इसके बाद देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या नीतियाँ अपनाई गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए इसका समय कब से कब तक था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आया और 1961 में समाप्त हुआ। तो ये इसका भी टाइम आपको याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया। तो पहली में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। ये बात याद रखना है आपको। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल देने के निम्नलिखित कारण थे। तो देखिए क्या कारण थे जिसके कारण उद्योग पर बल दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित थी। जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो उस टाइम जो है अर्थव्यवस्था भारत की ज़्यादा मजबूत नहीं थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत पिछड़ा था, अतः बड़े पैमाने पर नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विकास आवश्यक था। तो भारत जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। भारत में जो है औद्योगिक विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ था उस टाइम। तो इसलिए जो है भारत में औद्योगिक विकास करना ज़रूरी था, बड़े बड़े उद्योगों को लगाना ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए क्या किया गया, उद्योगों पर अधिक बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उद्योगों में प्रति व्यक्ति उत्पादकता अत्यधिक होती है, इसलिए राष्ट्रीय आय को तेजी के साथ बढ़ाने के लिए उद्योगों की स्थापना करना क्या था, आवश्यक था। देखिए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए और फिर राष्ट्रीय आय को, देश की आय को क्या करना था, बढ़ाने के लिए उद्योग की स्थापना करना अधिक आवश्यक था। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर अधिक बल दिया गया। ओके फ्रेंड्स, दूसरी योजना को तैयार करने वाले देखिए कौन थे। दूसरी योजना को तैयार करने वाले पीसी महाल नोबिस थे। वह पहली योजना के स्थान पर तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने के पक्ष में थे। अब पहली योजना में जो के.एन. राज थे वो उनका मानना था कि शुरुआत में भारत को जो है धीमी गति से विकास करना चाहिए, लेकिन जो पीसी महालनोबिस जो वैज्ञानिक थे इनका मानना था कि तेज गति से भारत को जो है आर्थिक रूप से विकास करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या नीति अपनाई गई। इसमें निम्नलिखित नीति अपनाई गई। पहला देखिए, संरक्षणवाद की नीति अपनाकर आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। जो बाहर से भारत में सामान आते थे उस पर भारी शुल्क लगाया गया, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्योगों को उन्नति में सहायता मिली। ठीक है ना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे भारी शुल्क लगाने के कारण क्या हुआ, दोनों को काफ़ी फायदा हुआ भारत में। ठीक है, इसके बाद देखिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया। अब देखिए ये जो बिजली हो गया, रेलवे हो गया, इस्पात, मशीनरी और फिर ये संचार उद्योग, ये सारे जो है उद्योग लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उद्योग के लिए जो है ये सब काफ़ी आवश्यक होते हैं उद्योग लगाने के लिए। ठीक है, तो इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया और इनको जो है सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना था और इन सब चीज़ों पे जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया। विशेष रूप से उद्योग पर बल दिया गया और उद्योग के विकास करने के लिए इन सब चीज़ों पर, कच्चे माल पर, बिजली पर, रेलवे ट्रांसपोर्ट पर, इन सब पर, टेक्नोलॉजी पर, संचार के साधनों पर, इन सब पर जो है बल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना को अच्छे से याद कर लें, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, दूसरे में किस पर बल दिया गया, इनको अच्छे से याद कर लें। दोस्तों यहाँ पर आप पंचवर्षीय योजना की लिस्ट देख सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की लिस्ट जो 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई है भारत में 1951 से लेकर 2017 तक के। तो उन 12 पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर लिस्ट है और उनके उद्देश्य भी है टाइम के साथ। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरी और 12वीं, तो इन तीन को आप अच्छे से याद कर लें। अगर आप पूरे याद कर सके तो अच्छी बात है। तो पहली पंचवर्षीय योजना देखिए इसका टाइम क्या था, 1951 से 1956। 1951 में आया था और 1956 में चला गया था। और इसका जो है किस पर बल दिया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, कृषि विकास पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम था 1956 से 1961 और इसमें जो है उद्योग पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं और लास्ट वाला 12वां। ठीक है, इसके बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम देखिए 61 से 66 है। ठीक है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और बेरोजगारी उन्मूलन पर बल दिया गया था, उद्देश्य था जो इसका। ठीक है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74 तक है इसका टाइम और फिर उत्पादन वृद्धि करना था, आर्थिक स्थिरता लाना था, इसका उद्देश्य है।
फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 79 तक है, आत्मनिर्भरता और निर्धनता दूर करना, गरीबी दूर करना। ओके। 6ठी पंचवर्षीय योजना देखिए, इसका टाइम है 80 से 85। तो इसका क्या है, ऊर्जा संसाधन में विकास करना है और कमज़ोर वर्ग जो है उनका क्या करना है, उनके हितों की पूर्ति करना है। ठीक। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 85 से 90 है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण विकास करना और आधुनिकीकरण का विकास करना। ठीक है। 8वां देखिए, 92 से 97 रोजगार और स्वास्थ्य साक्षरता इनको प्राप्त करना। ठीक है ना, इन पर बल दिया गया, रोजगार स्वास्थ्य साक्षरता पर 8वीं में बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक है, सामाजिक न्याय और 6.5% आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है 2002 से 2007 तक है। ठीक है। सामाजिक औद्योगिक विकास करना और 7% आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसका टाइम है और इसका जो उद्देश्य था ऊर्जा, रोजगार, 9% आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम था 2012 से 2017। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट वाला है ये, और ये ख़त्म हो जाता है, फिर पंचवर्षीय योजना जो है ख़त्म हो जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों। और इसका उद्देश्य था 8% आर्थिक विकास करना भारत में। ठीक है। 8% के दर से आर्थिक विकास करना भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का योजना का उद्देश्य था, और इसका समय जो है 2012 से 2017 है। और इन पंचवर्षीय योजना के बाद जो है क्या हो जाता है, 2015 में ही वैसे तो आ जाता है नीति आयोग। 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ले लेता है। योजना आयोग का अपडेट करके नीति आयोग बना दिया जाता है। वर्तमान में हम योजना आयोग को क्या कह रहे हैं, नीति आयोग कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों, नीति आयोग पर एक अलग वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको सिलेबस से संबंधित वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।